स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और बच्चों आज हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए साइंस शुरू कर चुके हैं। और बच्चों इसके पहले हम पार्ट 1 वीडियो को लेकर के आ चुके हैं, जिसमें कि हम आपके फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन को कुछ इंट्रोडक्शन उसके हम दे चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो आज बच्चों हम उसके आगे बढ़ेंगे और इसका जो बेसिक नॉलेज था बच्चों वो हम पार्ट 1 में ही कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज हम इसके आगे देखेंगे। बच्चों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आपको बच्चों हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट जो है साइंस का और जो भी आपका सब्जेक्ट है बच्चों क्लास 10 का, वो कंप्लीट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज़ यहाँ पे हम आपको कराने वाले हैं। तो बच्चों अब आपका एग्जाम का टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, आप मेहनत से पढ़िए, मन ला करके पढ़िए और आपको जो बच्चों बताते हैं उसको आप ध्यान से एब्जॉर्व करिए। ठीक है, अगर आप अच्छे से इसको एनालिसिस करेंगे बच्चों तो आपका एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर आएगा। और हम आपको सिर्फ यहाँ पे उतना ही बताएंगे बच्चों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और बच्चों आपको इतना कुछ हम पढ़ा के यहाँ से भेजेंगे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और थोड़ा सा बच्चों पीछे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों सबसे पहली बात आता है बच्चों की फिजिक्स में भौतिक क्या है। ठीक है, भौतिकी क्या है। तो बच्चों आपको याद रहेगा, याद रखना है आपको कि भौतिकी बच्चों क्या है। तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे धूप हो, वर्षा हो, है ना, तूफान हो, जो भी प्रकृति में सूर्य का उदय होना हो, अस्त होना हो, तो ये सब बच्चों हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, मतलब भौतिकी में पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों प्रकाश का परावर्तन चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रकाश के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश जो होता है बच्चों, इसी को जब आप समझ लेंगे तो आपको प्रकाश का परावर्तन समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं पहले सबसे पहले प्रकाश क्या है। तो प्रकाश देखिए बच्चों क्या होता है। प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं बच्चों? अनुभूति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रकाश एक ऐसी कारक है जिसकी प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये याद रखिएगा बच्चों। इस ध्यान में रखिएगा बच्चों, सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में होती है। ठीक है, और निर्वात में जो होती है बच्चों, इसकी चाल जो होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और सबसे तीव्र बच्चों प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में ही होती है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि यदि पथ में एक बहुत ही छोटी सी अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय पथ से थोड़ा सा क्या हो जाता है बच्चों, विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को बच्चों विवर्तन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ से हम कोई एक टॉर्च को यहाँ से जलाए हैं, ठीक है, और इस टॉर्च के सामने हम क्या करेंगे बच्चों, अगर कोई हम पदार्थ को यहाँ पे रख देंगे तो ये जो लाइट जो इस पर पड़ेगी बच्चों, तो ये लाइट जो है इससे तिरछा होते हुए इधर से निकल जाती है। ठीक है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को बच्चों हम लोग कहते हैं विवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है, तो आगे है बच्चों कि किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही क्या कहते हैं बच्चों, किरण कहते हैं। उसके दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अगला बात है बच्चों कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब किरण का जो समूह जो होता है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है, तो यह जो किरण पुंज होता है बच्चों, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर होकर के गुजरती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं बच्चों, ये जो है आपका समांतर किरण पुंज है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सभी किरणें जो है वो क्या है बच्चों, तो समांतर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगला बच्चों क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है बच्चों, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होता है। जैसे यहाँ से लाइट निकली है,
ये आगे चल के यहाँ पे आ गई है, ठीक है। एक लाइट इधर से आई, ये भी यहीं पे आ गई है, इसी पॉइंट पे आकर के ये मिल गई है। एक लाइट इधर से आकर के मिल गई है, मतलब सभी अगर एक ही पॉइंट पे आकर के जमा हो जाती है तो ऐसे किरण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है कि अभी अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, जैसा आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, ये जस्ट उसका उल्टा होता है। किरणपुंज बच्चों 3 प्रकार का हुआ। पहला हुआ समांतर किरणपुंज जो समांतर चलती है। दूसरा हुआ बच्चों अभिसारी किरणपुंज, जिसमें क्या हुआ कि एक ही बिंदु पर आकर सभी किरणें मिलती है। तीसरा बच्चों अपसारी किरणपुंज क्या होता है कि इसमें क्या होता है बच्चों, किरण एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है, ठीक है, फैलती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या हुआ हमारा, आगे बच्चों पदार्थ, ठीक है। पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ जो है बच्चों ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आत्मदीप्त पदार्थ, एक होते हैं बच्चों अदीप्त पदार्थ, ठीक है। आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है बच्चों, जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जन करता है उसको हम लोग कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे हो गया आपका सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया बच्चों, ये सब क्या कहलाता है आपका आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है, ठीक है। और दूसरा बच्चों होता है अदीप्त पदार्थ, तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया आपका चंद्रमा हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, किताब हो गया, ये सब को बच्चों अपना प्रकाश नहीं होता है, ये बच्चों दूसरे के प्रकाश की सहायता से ये हमें दिखाई पड़ती है, इसलिए बच्चों हम लोग इसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम बच्चों देखिए क्या होता है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से किसी प्रकाशी किरणें निकलकर नेत्र तक, मतलब हमारी नेत्र तक पहुंचती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया हवा, पानी, ठीक है बच्चों, जैसे क्या हो गया आपका हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, तेल हो गया, अल्कोहल हो गया, हीरा हो गया इत्यादि, ये सब बच्चों एक क्या है, इसके माध्यम से प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है, हवा के माध्यम से पहुंचती है, पानी के माध्यम से पहुंचती है, तो ये सब बच्चों एक प्रकार का माध्यम होता है, ठीक है। माध्यम को ऐसे समझना है, तो जैसे कि कोई भी चीज़, कोई घटना होती है बच्चों, वो किसी ना किसी माध्यम से होती है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास में क्या है बच्चों, फोन है। फोन हमारा क्या है, एक माध्यम है। आप अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर दूरी तय करते हैं तो किससे करते हैं, या तो आप पैदल चलते होंगे तो पैर आपका माध्यम हो गया, गाड़ी से चलते हैं तो आपका गाड़ी माध्यम हो गया। तो उसी प्रकार से बच्चों प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, जिसकी सहायता से वो दूरी तय करती है। तो वो किसके द्वारा दूरी बच्चों तय करती है, हवा, पानी, कांच, तेल, ये सब के द्वारा बच्चों दूरी तय करती है प्रकाश, तो वो उसका माध्यम होगा। बच्चों याद रखिएगा, माध्यम जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला बच्चों होता है समअंगी माध्यम, ठीक है, क्या होता है बच्चों, समअंगी माध्यम होता है पहला, समअंगी माध्यम। और दूसरा बच्चों क्या होता है, दूसरा होता है बच्चों विषमअंगी माध्यम, ठीक है। तो पहले बच्चों समअंगी माध्यम को समझ लेते हैं। समअंगी माध्यम क्या है, वो यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समअंगी माध्यम कहते हैं। जैसे हो गया आपका जल, कांच, ठीक है ना, जल और कांच का माध्यम क्या कहलाएगा बच्चों, समअंगी माध्यम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन विषमअंगी माध्यम में क्या होता है बच्चों, बनावट और गुण जो होता है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हो गया गर्म और ठंडा पानी, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा बच्चों विषमअंगी माध्यम। आगे बढ़ते बच्चों, बोला कि प्रकाश के गमन पर प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों याद रखिएगा प्रकाश के गमन पर पदार्थ, यहाँ पे बच्चों एक गलती हो गया है, यहाँ पे पदार्थ होंगे, ठीक है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों पदार्थ जो होते हैं प्रकाश के गमन के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है बच्चों अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा बच्चों क्या होता है, तीसरा बच्चों होता है पारभासी पदार्थ, ठीक है। पहला पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। इसको याद रखने का ट्रिक देखिए, जिससे प्रकाश की किरणें पार हो जाएगी पारदर्शी, जिससे नहीं हो पाएगी वो पारदर्शी, जिससे थोड़ा बहुत पार होगी उसे पारभासी कहेंगे, ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं क्या है हमारा। आगे क्वेश्चन बनता है बच्चों छाया किसे कहते हैं, तो छाया क्या होती है बच्चों, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाशिक किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं,
छाया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चों यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, इसके सामने हम कोई वस्तु रख दिए और ये अपारदर्शी वस्तु है, तो प्रकाश इससे तो पार नहीं हो पाएगी, तो इसके पीछे में एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसको क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं छाया। ठीक है, अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होती है? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो लौटने के इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये क्या है बच्चों, यहाँ पे एक प्रकाश का परावर्तन का इमेज लिए हैं। ये एक माध्यम है बच्चों, ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये एक हमारे पास में कोई एक सतह है, यहाँ से हमारी किरणें आई है, आ करके इससे अपने ही माध्यम में वापिस हो गई है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बच्चों अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की बात है, देखिएगा। जब एक सतह पर कोई प्रकाश की किरणें आई और इस प्रकार से चली गई तो हम लोग इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चों कुछ कुछ चीज़ें होती है, जो किरणें आती है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जो फिर टकरा करके वापस अपनी माध्यम में चली जाती है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। माध्यम इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि ये तो एक ही माध्यम है ना बच्चों, ये अपने ही माध्यम है इसका, तो आया और अपने ही माध्यम में चला गया। तो समझ में आया बच्चों बात मेरा क्या बोलना चाह रहे हैं हम? तो ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। उसके बाद इसके बीच में बच्चों होता है अभिलंब, ठीक है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण, और बीच का जो बिंदु होता है बच्चों इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। ये चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, ये हम पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। अब यहाँ पे बच्चों कुछ कुछ इसका पॉइंट है, अभी ध्यान से समझिएगा। प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह जो होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। परावर्तन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं परावर्तक सतह। एक होता है बच्चों नियमित परावर्तक सतह, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें बच्चों जो होता है हमारा, जैसे कि कोई जो नियमित जो होता है एक सतह होती है, ये चिकनी होती है और चमकीली होती है। चिकनी चमकीली पे जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं नियमित। लेकिन अगर कोई हमारा सतह है जो कि इस प्रकार से है तो इसमें प्रकाश का परावर्तन जो होता है बच्चों वो इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। परावर्तक सतह क्या होती है तो देखिएगा बच्चों, पर जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौटती है उस सतह को ही परावर्तन सतह कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है ना। ये बात को याद रखिएगा। मतलब क्या बोला कि कोई भी सतह है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक सतह है, इस पे प्रकाश पड़ा और यहीं से वापस हो गया, तो ऊपर वाला जो माध्यम जो बना बच्चों ये हमारा परावर्तक सतह बनेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रकाश के परावर्तन में भाग लेने वाले कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट है। जैसे आपतित किरण, अभी हम आपको बताए बच्चों आपतित किरण क्या होगा, तो ये प्रकाश की किरणें जो आती है इस सतह पर टकराती है तो इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। इससे टकरा के वापिस जाएगी तो परावर्तित किरण। इसके बीच में जो होगा वो अभिलंब होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। आगे बच्चों एक यहाँ पे बात आती है कि विचलन कोण किसे कहते हैं, ठीक है। विचलन कोण देखिएगा बच्चों क्या है कि विचलन कोण आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं विचलन कोण। जैसे कि ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, और इससे जो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, अगर इसको डैश डैश करके इस तरह से हम डैश करके नीचे की ओर बढ़ा देंगे तो ये जो कोण जो बनेगा बच्चों इसको हम लोग कहते हैं विचलन कोण, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब बच्चों ये जो होता है दो तरीके का बनता है, एक बनता है बच्चों घड़ी के दिशा में तो इधर से बनेगा, और एक बनता है बच्चों घड़ी के विपरीत दिशा मतलब इधर से बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको आपतित किरण विचलन कोण अगर निकालने के लिए बोलेगा बच्चों याद रखिएगा विचलन कोण को हम लोग डेल से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अगर घड़ी के दिशा में हो तो डेल बराबर क्या होता है बच्चों 180/2, 180 + 2i होता है। क्या होता है डेल का मान निकालने, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको विचलन कोण निकालने बोलेगा तो याद रखिएगा अगर घड़ी के दिशा में रहेगा तो 180 + 2i लिखना है, और घड़ी के विपरीत दिशा में रहेगा तो 180 - 2i लिखना है। और 2i का मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, i का मतलब होता है आपतन कोण, ठीक है। अभी हम आपको एक यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल में आपको एक क्वेश्चन देते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास में एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए रखे हुए हैं बच्चों कि यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से
35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताइए आपतन कोण कितना होगा और साथ में इसका विचलन कोण भी ज्ञात करिए। तो देखिए बच्चों इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप हम पहले समझाने के लिए हम आपको क्या करते हैं, यहाँ पे आपके लिए हम एक यहाँ पे परावर्तक सतह लेते हैं और बच्चों ये परावर्तक सतह पे क्या करते हैं, हम एक आपतित किरण डालते हैं और ये आपतित किरण क्या होगा बच्चों, ये हमारा परावर्तन के बाद इधर के लिए और ये मुड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो है बच्चों ये जो हमारा कोण बनेगा ये कोण हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा आपतित किरण जो आई है, मतलब ये हो गया आपका 35 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों एक होगा क्या हमारा, तो एक होगा यहाँ पे अभिलंब होगा, इस तरह से अभिलंब हो जाएगा। ठीक है ना, और अभिलंब अब हमको यहाँ पे पहले बोला है कि आपतन कोण निकालिए, तो बच्चों याद रखिएगा आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। मतलब हमको आई का मान निकालना है, तो आई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम 90 में आपका 35 जो दिया हुआ है हमको इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में 35 माइनस हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 55 डिग्री। अब हमको क्या बोला है निकालने के लिए बच्चों, अब बोला है विचलन कोण निकालिए। तो बच्चों याद रखिएगा विचलन कोण बराबर फार्मूला याद रखिएगा, डेल बराबर क्या होता है 180 माइनस 2i होता है। ठीक है, 180 माइनस क्या होता है 2i होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 180 और इसमें हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 2 गुने आई का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 55, तो 55 दूनी हो जाएगा बच्चों 110 हो जाएगा और 180 में 110 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो ये हो गया आपका बच्चों आंसर किसका, विचलन कोण का। विचलन कोण हो जाएगा बच्चों आपका 70 डिग्री और आई का वैल्यू मतलब आपतन कोण हो जाएगा आपका 55 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप यहाँ पे विचलन कोण को निकाल सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों विचलन कोण का फॉर्मूला क्या होता है 180 माइनस 2i। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन अब क्या है। वस्तु किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक आपतित किरण किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है तो उस बिंदु को वस्तु कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा बच्चों, क्या होता है कि जब कभी दो या दो से अधिक आपतित किरण किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उससे बिंदु को उस वस्तु को उसको वस्तु कहा जाता है। वस्तु जो होता है बच्चों ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है बच्चों वास्तविक वस्तु और दूसरा होता है बच्चों काल्पनिक वस्तु। ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये तो गया वस्तु वाला बात। अब यही पता है बच्चों प्रतिबिंब। ठीक है ना, किसी प्रकाश स्रोत से, ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत से, यहाँ पे बच्चों कुछ मिस हो गया है। ठीक है ना, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। देखिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा है। क्या परिभाषा है, एक बार फिर से इसको समझते। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कोई परावर्तक सतह है। ठीक है ना, इस परावर्तक सतह में क्या हुआ बच्चों कि कोई एक किरण है जो कि इस प्रकार से आई और आने के बाद बच्चों क्या हुआ, आपतन या परावर्तन के बाद ये किरणें बच्चों मान लीजिए यहाँ पे आकर के पड़ गई। तो बच्चों वस्तु यहाँ रखा हुआ है, किरण आने के बाद यहाँ पे आके पड़ी, तो यहाँ जो बच्चों प्रतिबिंब बनता है यही हमारा क्या कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है ना, अगर ये किरणें बच्चों हमको सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होगी, यहाँ पे मिलेगा नहीं, मिलती हुई प्रतीत होगी, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। बच्चों ये था हमारा आज का इसका टॉपिक, आपको प्रतिबिंब तक हम पढ़ा दिए। अब बच्चों आपको कल जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो बच्चों आप अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों फिर से हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में। और बच्चों आप मेहनत से पढ़िए और मन लगा करके पढ़िए बच्चों, टाइम बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि अब आपके पास में टाइम बच्चों मुश्किल से 4 से 5 महीना बचे हुए हैं। ठीक है, और बच्चों अगर अभी से भी अगर आप पर डे अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप 30 मिनट समय देते हैं तो बच्चों आप यकीन मानिए आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो बच्चों चलिए हम फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।